सो द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है। वृद्धि की अगर बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो ग्रोथ एक इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। मतलब परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है वृद्धि दर्शाते हुए, या फिर ऋणात्मक में हो सकता है ह्रास दर्शाते हुए। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो इसका संबंध सीधा क्वालिटी से है, मतलब गुणात्मक वृद्धि से है। मतलब मतलब उसका जो वैल्यू है बहुत सापेक्ष है। मतलब जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि नहीं हो जाती, तब तक हम नहीं कहते हैं कि विकास हो रहा है। तो सकारात्मक वृद्धि होना क्या विकास कहलाएगा? जरूरी नहीं है, क्योंकि विकास का मतलब, डेवलपमेंट का मतलब उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन होना। तो कोई भी निश्चित टाइम ड्यूरेशन में, कोई सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, कोई निश्चित समयावधि में कोई भी नगर की अगर जनसंख्या, सपोज हम नगर की बात करें, तो नगर की जनसंख्या अगर 5 लाख से 10 लाख हो जाती है, तो हम कहते हैं कि नगर की वृद्धि हुई है। लेकिन यदि आवास, वहाँ पे जो भी रेसिडेंशियल एरियाज है, रेसिडेंस है, वाटर, जल, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, परिवहन, जो ट्रांसपोर्ट है, ये जो भी सुविधाएं हैं, अगर उसी रेशियो में नहीं बढ़ती हैं, तो क्या वृद्धि के साथ विकास जुड़ा हुआ नहीं है? क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ गया है, 5 लाख से सीधा 10 लाख हो गया है कोई नगर में, लेकिन उस अनुसार वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वाटर अवेलेबल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पावर नहीं है, सीवर नहीं बना है, ट्रांसपोर्टेशन का कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो ये जो भी बेसिक नीड है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं, उसी रेशियो में अगर नहीं बढ़ती है, तो वो नहीं कहा जा सकता है कि उसमें विकास हुआ है या वृद्धि हुई है। वृद्धि हुआ है तो इसको ठीक तरीके से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि ये इसमें विकास हुआ है। सिर्फ पर जनसंख्या बढ़ने से तो नहीं कहेंगे विकास हुआ है। तो 1990 के डिकेड में, 1990 के दशक से पहले, किसी भी देश का विकास स्तर को केवल हम लोग वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से ही समझते थे। मतलब ये देखा जाता था कि उस देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी हुई है, उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। अगर अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, तो उसको उतना ही डेवलप कंट्री माना जाएगा। अगर इसके अपोजिट कोई बहुत वीक इकोनॉमी वाला देश है, बहुत कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो उसको बोलेंगे अनडेवलप्ड कंट्री है। तो ये जो इससे क्या होता है, ये जो स्थिति है स्पष्ट नहीं होती कि, क्योंकि आर्थिक विकास का जो पूरा जो बेनिफिट है, वो वहाँ के जनरल पब्लिक को मिल नहीं पहुंचता था। तो कोई भी देश में जो लोग रहते हैं, वहाँ की जो जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उनको जो अवसर उपलब्ध है, मतलब जिन लिबर्टी को वो यूज कर रहे हैं, वो भोग कर रहे हैं, तो उसको ही विकास कहा जाएगा। विकास का डिफरेंट एस्पेक्ट हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो विचार है 1980 के दशक के अंत में और 1990 के दशक के आरंभ में, दो महान अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इसको व्यक्त किया था। तो वो कौन दो इकोनॉमिस्ट थे? तो इनमें से एक नाम आता है इकोनॉमिस्ट का, पाकिस्तान के महबूब उल हक, और दूसरा नाम आता है नोबेल पुरस्कार विजेता है भारत के अमर्त्य सेन। तो ये दो नाम है, इकोनॉमिस्ट है, अर्थशास्त्री हैं, इसमें इन विचारक का नाम आता है। तो अर्थशास्त्री पाकिस्तान के महबूब उल हक, ही वॉज अ इकोनॉमिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, डॉक्टर महबूब उल हक। और दूसरे नोबेल प्राइज विनर इंडिया के अमर्त्य सेन। तो डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में, 1990 में मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रोपाउंड किया था। तो इन्होंने क्या कहा, डॉक्टर महबूब उल हक ने, इनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में वृद्धि से है। मतलब
वहाँ का उनका जो ऑप्शन है उसमें वृद्धि होना चाहिए, ताकि वो उनका जो जीवन है वो आत्मसम्मान के साथ बहुत अच्छा जीवन जी सके, लॉन्जेविटी के साथ जी के दीर्घ जीवन और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। तभी हम समझेंगे कि विकास है। तो डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार सभी प्रकार का जो विकास केंद्र है, जितने प्रकार का जो डेवलपमेंट सेंटर है, वो तो ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि ह्यूमन ही तो सब कुछ परिचालित करता है। तो मनुष्य के विकल्प तो कोई स्थिर नहीं है, ये चेंजेबल है। विकास का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, कि ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करना, ऐसा परिस्थिति को पैदा करना जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके, मतलब अच्छे से जीवन जी सके। तो ये जो डॉक्टर महबूब उल हक ने कहा, वही चीज, उसी बातों को डॉक्टर अमर्त्य सेन ने भी कहा था। उनका भी विचार यही था कि विकास यानी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य जो है, स्वतंत्रता में वृद्धि। स्वतंत्रता यानी लिबर्टी होना चाहिए, और स्वतंत्रता में वृद्धि विकास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माध्यम है, मीडियम है। तो डॉक्टर सेन के अनुसार स्वतंत्रता की वृद्धि में जो सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं हैं और जो प्रक्रियाएं हैं, उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्योंकि जब हम बात करें किसी भी देश की, तो वहाँ पे जो राजनीतिक संस्थाएं हैं या फिर जो जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, उस पे डिपेंड करता है काफी कुछ। तो मानव विकास के लिए उन्होंने बोला, डॉक्टर अमन सेन ने, इसके लिए तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, रिक्वायरमेंट है। वो क्या क्या है जो तीन महत्वपूर्ण पक्ष हैं? तो जो पहला पक्ष है वो है दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, यानी लॉन्ग लाइफ को जीना, लॉन्जिविटी एंड हेल्दी लाइफ को जीना। तो अगर हम जी रहे हैं जैसे जैसे, लेकिन हम बीमार पड़ जाते हैं, हम बस खा रहे हैं और जी रहे हैं, तो क्या ये लाइफ ठीक तरीके से चल पा रहा है? जीवन जीने के लिए इसलिए बोला गया है मानव विकास, इसको ही कहा जा रहा है कि हम, मतलब वहाँ किसी भी देश का अगर हम मानव विकास देख रहे हैं, वहाँ का डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट देखना है हमको, तो उस देश में देखेंगे कि क्या वहाँ का लॉन्जिविटी कितना है, मतलब वहाँ के लोग कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं। मान लीजिए किसी कंट्री में 40 ईयर्स तक लोग मर जाते हैं, और किसी और कंट्री में 80 ईयर्स तक लोग उनका डेथ होता है। तो किसका ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है? तो ऑब्वियसली जिस देश में ज्यादा लाइफ जी रहे हैं, ज्यादा लंबे समय तक जी रहे हैं, यानी 80 ईयर्स तक, जिसका मैंने कहा। तो दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मानव विकास के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। दूसरा क्या बोला गया? ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करना, मतलब हम लोग को नॉलेज गेन करना है। सिर्फ बैठे बैठे जीवन को गुजारना ये विकास नहीं कहलाएगा कि हम मेरा बहुत विकास हो गया, लेकिन जब तक हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जब तक हम कोई नॉलेज अटेन नहीं करेंगे, हम हमारा ग्रोथ कैसे होगा, हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? आप लोग अभी पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आप कैसे, आपको जॉब मिलेगा? तो ये एक दूसरा एस्पेक्ट बताया गया। तीसरा क्या बताया गया? जो भी हम जीवन जी रहे हैं, एक सुष्ट जीवन जीते हैं, उसको जीने के लिए हमको जो पर्याप्त साधन है उस वो उपलब्ध होना चाहिए। पर्याप्त साधन में क्या चाहिए हम लोग को? बहुत चीजें चाहिए, खाना चाहिए, फूड चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, अ, और भी बहुत कुछ है। संसाधनों तक पहुंच होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। ये सब भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। तो ये जो एस्पेक्ट है उसको मापने के लिए अ, कुछ सूचक का विकास किया गया है। लेकिन प्रायः लोगों में जो अपने जो आधारभूत विकल्प है उसको सुनिश्चित करने के लिए क्षमता और स्वतंत्रता होती ही नहीं है। क्योंकि इसके लिए क्या, ये जो बहुत पॉवर्टी है, सामाजिक भेदभाव होता है कहीं पे, संस्थाओं की जो अक्षमता है, ये सब बहुत सब सब जगह देखा जाता है। और साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, या फिर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, एक शिष्ट जीवन चाहते हैं। लेकिन अगर ये सब साधन उपलब्ध नहीं है, तो ऑब्वियसली बाधा आएगी, वहां का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए
उनके स्वास्थ्य को, उनकी वहाँ की शिक्षा और संसाधनों तक पहुँचने की जो क्षमता है, उसका निर्माण करना अनिवार्य है। अगर कोई गाँव है, वहाँ पे कोई स्कूल ही नहीं है, 10th तक का स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल भी नहीं है, तो कैसे वहाँ का डेवलपमेंट होगा? कोई गाँव में स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, अगर हॉस्पिटल नहीं है, तो कैसे कैसे वहाँ के लोग को, कैसे लॉन्जेविटी बढ़ेगा? कैसे वहाँ के लोग ठीक तरीके से ज़िंदगी जी पाएँगे? तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर हम जो भी रिसोर्सेज़ हैं उसको अवेल कर पाएँ। तो इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता का विकास अगर नहीं किया गया, तो लोगों का जो ऑप्शन है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा। तो मानव विकास की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मानव विकास के लिए बोला जाता है देयर आर 4 पिलर्स, 4 पिलर होते हैं मानव विकास के, 4 स्तंभ होते हैं। व्हिच आर दोज़ पिलर्स? तो जैसे किसी इमारत को, कोई बिल्डिंग बनाना है हम लोग को, तो बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए पिलर्स बनाया जाता है, स्तंभ का सहारा लिया जाता है। तो उसी तरीके से मानव विकास, जो ये जो टर्म बोला जा रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बोला जा रहा है, उसके लिए जो पिलर्स रिक्वायर्ड हैं, जो स्तंभ चाहिए, वो कौन-कौन सा स्तंभ है? तो उसके लिए 4 स्तंभ बोला गया है, 4 पिलर्स बोला गया है। फर्स्ट इज़ इक्विटी, इक्वालिटी, जिसको समता कहा जाता है। तो पहला जो समता का ये जो बोला गया कि ये दिस दिस इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास का 4 स्तंभ में से एक है समता। तो ये जो इक्विटी, इक्वालिटी की बात की जा रही है, तो समता का मतलब क्या? किसी व्यक्ति को अगर स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, किसी व्यक्ति को स्कूल में पढ़ने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। तो अवसर न मिल पाना, तो ये तो समानता नहीं हुई। किसी भी लोगों को भारत में जो ये जो संविधान में कहा गया है, किसी भी लिंग, प्रजाति, आय, इन सब जाति या किसी भी भेदभाव के विचार के आधार पे कहीं भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो समता का मतलब क्या है? अभिप्राय क्या है? हर एक व्यक्ति को मतलब जो उपलब्ध अवसर है उसके लिए समान पहुंच होनी चाहिए। यानी आप अगर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, तो दूसरा को भी वही एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि आप लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे, आय के आधार पे या किसी भी आधार पे आप उस पर भेदभाव करें। तो लोगों को समान अवसर मिलना, लिंग, जाति, आय, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो जाति के भेदभाव के विचार के बिना सब कुछ समान होना चाहिए। यदि ऐसा, लेकिन यहाँ देखा जाए तो ऐसा ज़्यादातर नहीं होता। समाज में, प्रत्येक समाज में ऐसा देखा जाता है, घटित होते रहता है। आए दिन ये भेदभाव का न्यूज़ आप देखते रहते हो। निर्धन हो या सामाजिक या आर्थिक दृष्टि से कुछ जो बैकवर्ड पीपल हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको समान समता प्राप्त नहीं होती। तो ये ठीक करना है, ये मानव विकास का एक स्तंभ में से एक है। इसीलिए कहा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि समता होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। दिस इज द मेन वन ऑफ द पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, समता। दूसरा क्या बोला जा रहा है? सतत पोषणीयता। तो सतत पोषणीयता का क्या मतलब है? जो हम लोग बात करते हैं, लगातार विकास की बात करते हैं, निरंतरता की बात करते हैं। तो ये जो हम मतलब सतत पोषणीयता का मतलब क्या है? अवसरों की उपलब्धि में निरंतरता होनी चाहिए। मान लीजिए, आप जिस आपका जो जनरेशन है, आपको जल की उपलब्धता मिल रही है, आपको घर मिल रहा है, आपके पास पर्यावरण जो है बिल्कुल प्रदूषण मुक्त है, या आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, या जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, यही सुविधाएं आपकी नेक्स्ट जनरेशन को भी मिलनी चाहिए। यानी हर एक पीढ़ी को, प्रत्येक जनरेशन को, प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। चाहे हमें वो पर्यावरणीय हो, चाहे वो वित्तीय हो, चाहे वो मानव संसाधन का उपयोग हो, किसी प्रकार पे। यानी हमारी जो भारी भावी पीढ़ी है, जो नेक्स्ट हमारा जनरेशन है आने वाला, वो इस चीज से वंचित नहीं रह जाए किसी भी चीज से। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इसी तरीके से हम पानी यूज करें, इसी तरीके से हम जल को यूज करें, ताकि हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी इसको यूज कर सके, या कोई भी संसाधन है उसको हमको उसी तरीके से यूज करना है। पॉल्यूशन इसलिए मना किया जा रहा है कि पॉल्यूशन भी ना करें, खुद तो हानि हो ही रही है, साथ साथ अगर अगर हम लोग ये 2-3 साल पहले जो देखे थे कि इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया था दिल्ली में, कि वहां पे ऑक्सीजन सेंटर खोल दिया गया था, और 1 घंटे या 2 घंटे का चार्जेस समथिंग कुछ लिया जा रहा था, 200, 300, 400 समथिंग चार्जेस होते हैं। तो ये जो
अभी हो रहा है, हो सकता है आने वाले समय में ऐसा हो जाए। तो लेकिन हम लोग तो यहाँ फ्री का घर बैठे सांस लेते हैं, हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि हम लोग इन्वायरमेंट से बहुत कुछ ले रहे हैं, लेकिन हम लोग उस वही पर्यावरण में कितना गंदगी भी फैलाते हैं। तो कोई भी हो, पर्यावरणीय हो या वित्तीय हो या मानव संसाधन का उपयोग हो, इस प्रकार से करें ताकि हमारी जो भावी पीढ़ी है वो इससे वंचित ना हो जाए। तो इसे ये एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। उसके बाद है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? जो मानव श्रम की जो उत्पादकता है या मानव के कार्य करने के संदर्भ में उसकी क्या क्षमता है, मतलब लोगों में क्षमता का निर्माण करना ही उत्पादकता में वृद्धि करने की बात है। जैसे उत्पादकता कैसे बढ़ेगी? उत्पादकता सिर्फ एग्रीकल्चर के फील्ड की बात नहीं हो रही है, हर एक फील्ड में। अब मान लीजिए आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो आप साइंटिस्ट बनोगे तभी तो आप नया डेवलपमेंट कर सकोगे, नए रिसर्च कर सकोगे, तभी तो कहेंगे कि हाँ आपका प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। तो कोई भी कार्य की जो क्षमता है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, कोई भी चीज, कोई भी एस्पेक्ट हो, कोई भी फील्ड हो, लोगों में क्षमताओं का निर्माण कर होगा, तभी वो उत्पादकता में निरंतर वृद्धि होगी, तभी वो प्रोडक्टिविटी वहां का बढ़ेगा। तो किसी भी देश के लोग को कहा जाता है ना कि हमारे देश के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, दे आर द रियल, जो बोलते हैं ना वास्तविक धन वही होते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान के द्वारा ही, उनके द्वारा ही उस देश का विकास किया जा सकता है। तो इसीलिए उनको उनके ज्ञान को बढ़ाना है, या फिर जो भी चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं उसको उपलब्ध कराना, उनकी कार्य क्षमता को बेहतर करना, ये एक इम्पॉर्टेंट पिलर है ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो उत्पादकता के बाद जो चौथा पिलर है, फोर्थ, जो चार चार स्तंभ में से जो चौथा स्तंभ है, वो है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने की क्रिया को सशक्तिकरण कहते हैं। हम लोग बहुत बात करते हैं एम्पावरमेंट, जो बोलते हैं ना कि महिलाओं का एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट की बहुत बात की जा रही है, या कई भी एस्पेक्ट, बहुत सारे एस्पेक्ट में हम लोग एम्पावरमेंट की बात करते हैं। तो ये जो एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? विमेन एम्पावरमेंट का कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जो भी हमारा जो ऑप्शन है या जो विकल्प हम चुनना चाहते हैं, उसके लिए शक्ति प्राप्त करने की जो क्रिया है उसको सशक्तिकरण कह रहे हैं। तो ये जो पावर है, ये जो शक्ति है, बढ़ती हुई जो स्वतंत्रता है या फिर जो क्षमता है, उससे आ रही है। तो लोगों को सशक्त बनाना है, सशक्त बनाने के लिए जो वहाँ का शासन ठीक होना चाहिए, सुशासन होना चाहिए, लोकोन्मुखी जो नीति है वो होना चाहिए, लोग पब्लिक के अनुकूल जो पॉलिसीज है वो बनाया जाना चाहिए, या फिर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे समूह हैं, उसको सशक्त करने का की आवश्यकता है। तो अभी सशक्तिकरण की बात करें तो सशक्तिकरण भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मानव विकास के लिए, क्योंकि अगर कुछ लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बाकी समाज कुछ का 50% अगर वो डाउन है, तो उस समाज को हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते कि उस समाज का विकास हुआ है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमको संपूर्ण समाज को उत्थान करना पड़ेगा। तो मानव विकास के जो चार स्तंभ है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, दीज आर द इम्पोर्टेंट मेन फोर पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मानव विकास का ये चार स्तंभ है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये पिलर्स के बाद है व्हाट आर द अप्रोचेस। मानव विकास की क्या अ, उपागम है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या अप्रोच है? तो अप्रोच में देयर आर फोर अप्रोचेस, चार उपागम है। पहला जो उपागम है वो है आय उपागम, इनकम, इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच का क्या मतलब होता है? इनकम अप्रोच, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का अगर हम उत्थान देखें तो वहाँ की आय को सर्वप्रथम देखा जाता है। मान लीजिए हम रांची की बात करें या हम कोई गांव की बात करें, तो देखें वहां देखा जाता है कि वहाँ का एवरेज इनकम कितना है, तभी तो उस देश का भी इनकम को हम जोड़ सकेंगे उससे। सपोज किसी सिटी में या किसी कंट्री में
एवरेज इनकम इज 20,000 रुपीज पर पर्सन, और किसी सिटी में 50,000 रुपीज पर पर्सन है या कंट्री में। तो किसका मानव विकास ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जिसकी इनकम ज्यादा है, जो 50,000 वाला है। तो मानव विकास का जो अप्रोच है, उसका एक प्रमुख अप्रोच है, एक मेन अप्रोच है सैलरी और इनकम, इनकम अप्रोच, इनकम आय उपागम। तो मानव विकास का सबसे पुराना उपागम है, क्योंकि कोई भी मानव विकास को अगर देखा जाए तो आय के साथ जोड़ के उसको देखा जाता है, इनकम के साथ। तो आय का स्तर किसी व्यक्ति के द्वारा जो भोगी जा रही जो स्वतंत्रता का स्तर है, उसको परिलक्षित करता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अगर आय का स्तर ऊंचा होगा, अगर इनकम हाई होगा, तो ऑब्वियसली ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल भी हाई होगा, मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है, आय उपागम इनकम अप्रोच। दूसरा जो अप्रोच है, सेकेंड अप्रोच इज वेलफेयर अप्रोच, कल्याण उपागम। कल्याण उपागम का क्या मतलब है? बहुत सारे जो समाज के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो जो भी कई सारे साधन है, उसको अप्रोच नहीं कर पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। तो मान लीजिए वो नहीं ले पा रहे हैं, कल्याण उपागम का मतलब ही यही होता है कि कोई भी मनुष्य जिसको लाभ लेना है, जो लाभार्थी हैं, उसको ये सारी सुविधाएं देना। यानी कि अगर वो शिक्षा नहीं ले पा रहा है तो उसको शिक्षा देना। तो गवर्नमेंट कई सारे प्लान्स भी चलाती है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे या सुने होंगे कि अप टू 14 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन दिया जाएगा, या जो सर्व शिक्षा अभियान, या फिर कुछ कई तरह की इस तरह का स्कीम चलता रहता है शिक्षा से संबंधित, साइकिल योजना, और ताकि इंक्रीज हो वहाँ के स्टूडेंट्स स्कूल में आए। मिड डे मील जैसा प्रोग्राम भी चलाया जाता है। तो ये सब कल्याणकारी उपागम ही तो है, वेलफेयर अप्रोच है। स्वास्थ्य से संबंधित बोला गया था कि हर एक गांव में एक महिला डॉक्टर जाएंगी मंथ में एक दिन या वीक में एक दिन, या फिर जो उनका जो गर्ल चाइल्ड अगर होता है तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे। बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चलाती है गवर्नमेंट। तो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो भी सुख साधन का जो भी चीज है, ये सब सभी व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए। तो लोक विकास में देखा जाए तो सरकार जो है कल्याण पर बहुत खर्च करती है। खर्च करने के लिए करके मानव विकास के स्तर को बढ़ाती है, मानव विकास का जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो लेवल है उसमें वृद्धि करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है। फर्स्ट इज इनकम अप्रोच, सेकंड इज वेलफेयर अप्रोच, थर्ड इज आधारभूत आवश्यकता उपागम। यानी जो बेसिक नीड्स है, उस वो अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच क्या है? ये इस उपागम को मूल रूप से कहा जाता है मतलब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक है, उसने इसको प्रपोज किया था, प्रस्तावित किया था। यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसको प्रस्तावित किया था। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था, इसमें 6 आधारभूत आवश्यकता है, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, भोजन है, जल की आपूर्ति है, स्वच्छता है, आवास है। ये सब कुछ की पहचान की गई कि ये आधारभूत आवश्यकताएं हैं, ये होनी ही चाहिए। तो बेसिक नीड अप्रोच में ये देखा जाता है कि जनरल पब्लिक को ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, ये सारी चीज अवेल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो मानव विकल्प का जो ये जो प्रश्न है कि इसमें इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, जो मूलभूत आवश्यकता है उस पे जोर दिया गया। इसीलिए स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल, स्वच्छता, आवास, इन सब ये जो 6 एस्पेक्ट है, ये इसको बेसिक नीड के अंतर्गत रखा गया, आधारभूत आवश्यकता के अंतर्गत रखा गया। और ये जो उपागम है, अप्रोच है, मानव विकास का अप्रोच का एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है, बेसिक नीड अप्रोच, बेसिक नीड पूरा होना चाहिए। उसके बाद है क्षमता उपागम। क्षमता यानी कि उसका जो क्या कैपेसिटी है, कैपेसिटी अप्रोच। तो ये जो अप्रोच है इसका संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है, क्योंकि संसाधन तक पहुंच के क्षेत्र में
मानव क्षमताओं का जो निर्माण जो है वही ह्यूमन डेवलपमेंट का एक की है। क्योंकि अ, अगर ये मानव क्षमता का निर्माण हुआ ही नहीं तो कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट होगा। आप पढ़ रहे हो लेकिन आप कुछ यूज कर नहीं रहे हो, सोसाइटी में कुछ दे नहीं रहे हो, या सोसाइटी में आपसे कुछ हो नहीं रहा है, तो कैसे उस सोसाइटी का ग्रोथ होगा। ह्यूमन बीइंग से ही तो होगा। ह्यूमन की क्षमता को बढ़ाना है, आपको अपनी क्षमता को बढ़ाना है, तभी जाके मानव विकास हो पाएगा। तो संसाधन तक तो पहुंचे, मानव क्षमता का निर्माण है, तभी ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकता है। उसके बाद हम बात करें कि ये जो मानव विकास है, मानव विकास सूचकांक की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, तो मानव विकास को इंडेक्स यानी सूचकांक के रूप में मापा जाता है, मेजर किया जाता है। तो अगर मानव विकास की आधारभूत जो भी उपलब्धि है उस पे निर्धारित एक सूचक के रूप में इसको मापा जाएगा। क्योंकि अलग अलग देशों द्वारा जो भी स्वास्थ्य है, शिक्षा है, संसाधनों तक पहुंच है, इस क्षेत्र में जो भी उन्नति हुई है, इसको एक रैंक में के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। मतलब 0 से 1 के बीच स्कोर निकाला जाएगा, तभी हम समझेंगे कि उस देश का मानव विकास कितना हुआ है। तो इसके लिए क्या क्या इंडेक्स को देखा जाएगा, क्या क्या एस्पेक्ट को देखा जाएगा। तो पहला जो एस्पेक्ट है वो है हेल्थ। मतलब अगर वहाँ के लोग बहुत बीमारी से ग्रसित रहते हैं, माल नरिश्ड है, स्टारवेशन है, जैसा आप अफ्रीकन कंट्रीज में देखते हो, कुछ कंट्रीज में ऐसे है कि वहाँ पे खाने के लिए भी नहीं मिल पाता, भोजन तक नहीं मिल पाता है, बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं उसके वजह से। तो स्वास्थ्य एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है। तो स्वास्थ्य से ही फिर ये हमारा जो लॉन्जिविटी है वो भी जुड़ा हुआ है, जो हमारा जो जीवन प्रत्याशा है वो भी उससे जुड़ा हुआ है। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या है, कितने समय तक आप जी रहे हो। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी तो आप 100 ईयर्स तक जी पाओगे। तो अगर इसीलिए स्वास्थ्य यानी कि जो हेल्थ है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्य के सूचक को सुनिश्चित करने के लिए, इसीलिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को भी चुना गया। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को लंबा और स्वस्थ जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। यानी जितनी उच्च जीवन प्रत्याशा होगा, जितनी हाई लॉन्जेविटी होगी, उस देश का विकास का सूचकांक और अधिक होगा, अच्छा होगा। एक तो ये है इंडेक्स। स्वास्थ्य के बाद दूसरा है शिक्षा यानी कि एडुकेशन। तो यहाँ पे शिक्षा का जो अभिप्राय है, यहाँ पे जो हम लोग बोलते हैं ना, प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन, इसका अनुपात देखा जाता है। यानी कि एक तो है कि पढ़ लिख सकने वाले कितने लोग हैं, कितने एडल्ट हैं जो पढ़ और लिख सकते हैं। और दूसरा है कि स्कूल में कितना एडमिशन हुआ है बच्चों का, मतलब विद्यालय में नामांकित बच्चों की संख्या कितनी है। अगर इस बच्चों की संख्या अधिक है, इसका मतलब है कि वहाँ का इंडेक्स हाई है होगा। और दूसरा ये है कि अगर वहाँ के एडल्ट, वहाँ के जो वयस्क हैं, वो पढ़ लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ का मानव विकास सूचकांक उच्च है। तो शिक्षा में दो बातें हैं, एक तो पढ़ लिख सकने वाले जो भी एडल्ट्स हैं उनकी कितनी संख्या है, वयस्क की संख्या कितनी है। और दूसरा है स्कूल में एडमिशन जितने बच्चों का है, अगर वो अधिक है तो इसका मतलब है सूचकांक में वृद्धि हुई है। तीसरा जो ये जो इंडेक्स होगा वो है संसाधनों तक पहुंच। कैसे रिसोर्सेज तक कैसे हमारा पहुंच हो, कैसे हम रीच करें वहां तक। तो संसाधन तक जो पहुंच है उसको हर एक आदमी को उसकी सुविधा मिलनी चाहिए। तो इस संसाधनों तक की जो पहुंच को, इसको एक्चुअली अगर हम पैसे में काउंट करें तो इसको अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में इसको मापा जाता है। क्योंकि अगर पहला जो हम लोग इंडेक्स देख रहे थे, स्वास्थ्य यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी होती है, तो कहीं पे अगर 25 वर्ष है, कहीं पे अगर 85 वर्ष है, तो किसकी जन्म प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा अधिक है? ऑब्वियसली 85 ईयर्स वाले का। उसके बाद हम देखें कि साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। उसके बाद देखें कि अगर संसाधनों तक पहुंच की बात की जा रही है, तो इसका मतलब है कि वहाँ का जीडीपी कितना है, वहाँ का सकल घरेलू उत्पाद कितना है। तो ये सब कुछ देखा जाएगा, तभी उसको मापा जा सकता है कि वहाँ का मानव विकास का स्तर कितना है, कितना कम है।
तो अगर स्कोर जितना 1 के नजदीक होगा, कहा जा रहा है ना 0 से 1 तक उसका होना चाहिए, तो अगर 1 से नजदीक होगा इसका स्कोर, तो ऑब्वियसली मानव विकास हुआ है। अगर यानी अगर 0.9 है, 0.92 है, इसका मतलब स्कोर अच्छा है। अगर 0.23 है, 0.29 है, तो इसका मतलब स्कोर खराब है, निम्न है। तो ये जितना हाई होगा उतना ही मानव विकास हुआ हुआ है वहां पे। और एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, भूटान एकमात्र ऐसा देश है कि जहाँ पे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को काउंट किया जाता है, यानी कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को कैलकुलेट किया जाता है उस देश की उन्नति के मापक के रूप में। मतलब किसी देश की उन्नति के लिए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को काउंट किया जाता है। तो भूटान के निवासी जो भी हैं, वहाँ के रेजिडेंट्स जो सिटीजन्स हैं, तो पर्यावरण या सांस्कृतिक या आध्यात्मिक जीवन का जो भी पहलू है, उसको भौतिक प्रगति और प्रौद्योगिकी विकास से होने वाली जो हानि है, उसको सतर्कता पूर्व या ध्यान में रखकर अपनाया गया है। तो प्रसन्नता की कीमत तो सबसे अधिक है। आप कितना हैप्पी हो, आपको कितना भी फिजिकल थिंग्स दिया जाए, आपको खाने के लिए जाए, लेकिन आपके आप खुद एक प्रसन्न रहते हो, आपको कितना भी महल में रख दिया जाए, आपको बहुत अच्छे अच्छे खाना दिया जाए, तो आप क्या आपका हैप्पीनेस बढ़ जाएगा? आप कैसे हैप्पी रहोगे, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे सकल प्रसन्नता को कैलकुलेट है, यानी फिजिकल थिंग्स कितना ग्रो किया है, भौतिक प्रगति इस बात पे आधारित ही नहीं है। प्रसन्नता की कीमत का तो कोई भौतिक प्रगति के अनुसार उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता जो है उसका डेवलपमेंट का बहुत सारा एस्पेक्ट है। आध्यात्मिक है, उसमें भौतिक पक्षों को सोच रहा है या गुणात्मक पक्षों को सोच रहा है, कैसे वो वहाँ का जो भी सिटीजन्स है कितने खुश हैं, कितने हैप्पीनेस में है। तो ये काउंट किया जाता है। इट इज वेरी यूनिक कंट्री भूटान, जो कि विश्व में मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पे सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की उन्नति के माप के रूप में घोषित किया जाता है, यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH को कैलकुलेट किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गर्ल्स। एम आई ऑडिबल? हेलो? Yes, ma'am.